मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, जिसमें थोड़े बहुत फंडामेंटल फैक्टर्स को भी ऐड करेंगे बिकॉज उनके बिना वो कंप्लीट होता नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को तो हम बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक ऐसा पार्ट है जो कि छोटा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसे हम बहुत ही कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर डीप में थोड़ा बहुत जाएंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है पी रेशियो या पैग रेशियो, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो मार्केट का होता है, इसलिए हम इसको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस से लिंक कर रहे हैं। पी रेशियो ऑफ मार्केट, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस का मतलब क्या है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट में इकोनॉमी में चल क्या रहा है उसका एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, स्टॉक मार्केट में या फिर इक्विटी में, स्टॉक पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, उसके लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं पी रेशियो का के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स अगर किसी सेक्टर इकोनॉमी, अब हम सेक्टर की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। अगर किसी इकोनॉमी का पी रेशियो मीन्स इंडेक्स का पी रेशियो जो है एक लेवल को क्रॉस करता है, लेवल को क्रॉस करना मीन्स इंडिया में अगर बात करें तो 24 के लेवल को टच कर लेता है और उसको ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब हीटअप वाले लेवल पे आ चुका है। अब पी रेशियो जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्राइस और अर्निंग्स। अब एक लेवल आ जाता है जिसमें ना तो प्राइस बढ़ रही है स्टॉक की इंडेक्स की और ना ही अर्निंग्स बढ़ रही कंपनियों की, तो वो लेवल पर भी वैल्यूएशन काफ़ी हाई लेवल पे चला जाता है। और एक लेवल होता है जहाँ पे सिर्फ प्राइस बढ़े जा रही है लेकिन अर्निंग्स बढ़े ही नहीं जा रही, तो भी पी रेशियो ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा, तो वो भी खतरनाक सिचुएशन है। और अगर एक सिचुएशन है जिसमें अर्निंग्स बढ़े जा रही है, प्राइस स्टेबल है, तो पी रेशियो नीचे जाएगा, और एक सिचुएशन है जिसमें कि प्राइस नीचे जा रही है, अर्निंग्स स्टेबल है, तो भी पी रेशियो नीचे जाएगा। बट दो सिचुएशन कौन कौन सी, प्राइस भी स्टेबल हो गई है, अर्निंग्स भी स्टेबल हो गई है 24 या उसके अबव वाले लेवल पे आके, या फिर एक लेवल पे कि प्राइस बढ़े जा रही है, अर्निंग्स स्टेबल है, तो वो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन होता है। इस केस में हमको कंसिडर करना है एग्जिट होने के लिए, इक्विटी से एग्जिट होने के लिए स्विच करना पड़ेगा हमको इक्विटी से हेज वाले पोर्टफोलियो में, या कैश मारना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस कर लिया पैग रेशियो को, पी रेशियो को। और पैग रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो पी रेशियो डिवाइडेड बाई ग्रोथ, पी रेशियो डिवाइड बाई ग्रोथ मतलब किसी स्टॉक की या किसी सेक्टर की पी प्राइस टू रेशियो, उसको उसकी ग्रोथ उस सेक्टर की या उस स्टॉक की ग्रोथ से डिवाइड कर देते हैं, पैग रेशियो आ जाता है, जिसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम बाकी के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करें तो मोटा मोटा अपने पी रेशियो के बारे में बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पी रेशियो का एनालिसिस करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि एक सेक्टर से कैसे एग्जिट होना है। और दूसरा एंटर कब होना है, तो एक रेंज है 18 का या 17 का, इस लेवल में अगर पी रेशियो होता है तो बेस्ट लेवल है कि मतलब आपको अंडर वैल्यूड लेवल पे या बहुत ही कम वैल्यूएशन पे सेक्टर इंडेक्स या स्टॉक्स मिल जाएंगे, तो एक अच्छा लेवल। तो बीच वाला जो जोन है, इस जोन में मार्केट मेजोरिटी टाइम रहता है। ये जो दो जोन है 24 से ऊपर वाला, 18 से नीचे वाला या 18 के आसपास वाला, इसमें मार्केट कम टाइम पर रहता है। ये अंडर वैल्यूएशन वाला जोन है, ये ओवर वैल्यूएशन वाला जोन है। बीच वाला जो जोन है इसमें मार्केट ऑलवेज मेजोरिटी टाइम्स रहेगा, 80% टाइम आसपास मार्केट इस जोन में रहेगा, बाकी टाइम इसमें या इसमें रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तो मार्केट अंडर वैल्यूड है और उधर है तो ओवर वैल्यूड है। अब आपको पता ही है कि करना क्या अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड सिचुएशन है। सेकेंड है विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स, फियर इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के पार्ट है सारे। वोलेटिलिटी इंडेक्स का मतलब है विक्स। अब ये किसका होता है, इकोनॉमी का इंडेक्स का वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, मतलब एक इंडेक्स में इकोनॉमी में कितना वॉलेटिलिटी फैक्टर अभी प्रिवेल कर रहा है, तो इसका एक रेंज होता है। इसको 0 to वैसे 100 का एक रेंज होता है, बट मोटा मोटा ये जैसे जो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होती है ना, उनमें भी इसका एक रेंज, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स जैसे कोविड के टाइम पर 40 तक चला गया था, 0 से 40 के। बेसिकली इसका जो स्वीट स्पॉट जो रेंज है वो है 10 to 20। इस रेंज में जब रहता है तो उसका रेंज बहुत अच्छा होता है, मतलब ये इन्वेस्टर का रेंज है। इससे ऊपर है तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है,
बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मतलब अनबियरेबल वॉलेटिलिटी हो जाती है, तो वहाँ से इन्वेस्टर अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है मार्केट में एंटर होने से। और अगर इससे नीचे है तो मार्केट मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाले लेवल में आ गया है, तो यहाँ से भी इन्वेस्टर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो अपनी पोजीशन को कैश में ले जाता है, समझे। यानी कि विक्स का जो लेवल है वो 10 to 20 का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल है। और अगर 20 जैसे ही क्रॉस करता है, 20 क्रॉस करके विक्स जैसे जाता है, तो मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है, फियर फैक्टर बढ़ जाता है, तो इन्वेस्टर उस टाइम पर कॉशियस हो जाता है। तो बेसिकली अगर देखें तो 20 से ऊपर विक्स के जाते ही, या सडनली विक्स जो है मान लो 15 पे है, वो सडनली 20-25% बढ़ के 20-25 को क्रॉस करके चला गया, तो विक्स में अगर मेजर मूवमेंट आ रहा है, वोलेटिलिटी इंडेक्स में मेजर शिफ्ट अगर हो रहा है, तो वो एक ध्यान देने वाली चीज़ है। यानी कि कोई ना कोई डेंजर मार्केट में कोई डेंजर सिचुएशन प्रिवेल करने वाली है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स को हमने समझ लिया। अब हर एक पॉइंट को हम धीरे धीरे डिटेल में आगे वाली सीरीज में समझेंगे, बिकॉज कम टाइम में इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना है। वोलेटिलिटी इंडेक्स हो गया, उसके बाद हो गया अब हम जो पढ़ेंगे CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बेसिकली इन्फ्लेशन का इंडेक्स है। इसमें कंज्यूमर लेवल की जितनी भी गुड्स होती है ना, उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो उस इंडेक्स के कंपैरिजन के बेस पे हम लोग पता करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन ऊपर या नीचे जा रही है इस बार। तो इसका एक रेंज है, ऑर्गेनिक रेंज बना रखा है 4 ± 2 4 से प्लस और माइनस करके ये इसका रेंज है। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ, लोअर साइड तो कितना भी रहे अच्छा ही है, बट 6 या 6.5 का जो रेंज है ना, ये डेंजर जोन है। इन्फ्लेशन अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाती है ना, तो मार्केट ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है नेगेटिव में। अगर इस रेंज को टच कर लेती है इन्फ्लेशन, तो 6-6.5 के लेवल को टच कर लेती है, तो होगा क्या कि इन्फ्लेशन मार्केट में जैसे ही प्रिवेल करेगी, गुड्स के जो दाम है वो बढ़ने लग जाएंगे। गुड्स के प्राइसेस बढ़ने से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी कंपनियों की। अब क्योंकि मार्केट जो है ना, वो 6 महीने बाद होने वाले फैक्टर्स, 6 या साल भर बाद होने वाले फैक्टर्स को अभी डिस्काउंट कर लेता है, तो इसलिए उसको जैसे ही लगता है ना कि या तो CPI बढ़ने वाला है या CPI बढ़ चुका है, तो तुरंत प्राइस में शिफ्ट हो जाता है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो प्राइस में तुरंत एडजस्ट हो जाती है। सडनली वो एडजस्ट हो जाएंगे, मार्केट हो सकता है गिर जाए या स्टॉक्स के प्राइस में डाउनफॉल हो जाए। और अगर इससे नीचे अगर CPI लेवल रहता है तो वो पॉजिटिव है हमारे लिए, अगर इससे ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव सिचुएशन है, ठीक है। CPI हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं रुपी का डेप्रिशिएशन। रुपी का जो फेवरेबल या फिर पॉजिटिव या ऑप्टिमम जो डेप्रिशिएशन लेवल जो है ना, वो माना जाता है 5% का। अगर एक साल में रुपी 5% डेप्रिशिएट हो रहा है, जो बेंचमार्क करेंसीज है लाइक जैसे डॉलर हुआ, पाउंड हुआ, इस टाइप की जो करेंसी है ना, इनके कंपैरिजन में 5% तक अगर एक साल में गिर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, देन इट इज़ ओके, मतलब ठीक है। बिकॉज हमको एक्सपोर्ट्स वगैरह भी करने ना, तो रुपी डेप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्टर्स को उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अगर 5% से ज़्यादा अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये नेगेटिव न्यूज है। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो रुपी का जो शिफ्टिंग हो रही है ना, वो स्लाइड हो रही है अपवर्ड मोमेंटम में, ओवरऑल कितना रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये हमको पता करना पड़ेगा। तो बेसिकली रुपी कितना डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर या फिर बाकी की जो बेंचमार्क करेंसी है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। उसके बाद FIIs, बिकॉज मार्केट में जब भी कुछ होता है ना, तो सबसे पहले FIIs अपना पैसा निकालते हैं और डालते हैं। उनके पास तो टेक्नोलॉजी है ना, वो तुरंत सारी चीज़ों को पता कर लेते हैं। इंडियन मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, उनके लिए तो इंडियन मार्केट एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट है। उनका कोर पोर्टफोलियो जो होता है वो तो उनके लोकल इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड होता है। मान लो US का कोई इन्वेस्टर है, उसको अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो वो इंडिया को एज ए सैटेलाइट पोर्टफोलियो का पार्ट मानता है, हेज पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं मानता है। हेज के लिए वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा या फिर डेरिवेटिव्स वगैरह में, या फिर कहीं और इन्वेस्ट करेगा, कैश में होल्डिंग्स रखेगा। और कोर पोर्टफोलियो के लिए वो अपनी इक्विटी, अपनी कंट्री की इक्विटीज़ को होल्ड करेगा, बिकॉज वहाँ का मार्केट को स्टेबल होता है, बिकॉज उनकी वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में कम होती है। इंडियन मार्केट उनके लिए रिस्की होता है। तो जैसे ही मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ प्रिवेल करती है या इतने सारे फैक्टर्स ट्रिगर करते हैं, तो FII जो होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देता है, या DIIs भी पैसा निकाल रहा है। जब FIIs देखा यह जाता है कि FIIs पहले पैसा निकालते हैं, बिकॉज DIIs तो मोस्टली लोकल होते हैं ना, तो वो लोग को पैसा निकाल के ले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे बेसिकली। अगर वो बाहर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उनको बहुत सारे नॉर्म्स को फुलफिल करना पड़ेगा,
तो एफ जो है यहाँ से मार्केट से पहले शिफ्ट करेंगे। अब नेट एफ प्लस डी मिला के जो है वो 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास का फंड मूव हो गया है एक छोटे पीरियड में, वीक में, 15 दिन में। इतना सारा पैसा निकल गया है, फंड फ्लो हो गया है, आउटफ्लो हो गया है बेसिकली। तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ है, बिकॉज एफ है ना, बिना किसी छोटे न्यूज़ के पैसा निकालते नहीं है। तो ये उनके पास कोई ना कोई ऐसा न्यूज़ है या नेगेटिव सेंटीमेंट है कि मार्केट शॉर्ट टर्म हो सकता है नीचे जाए, तो लॉन्ग टर्म अगर नीचे जाने वाला है तो ये फैक्टर जो है ना ये ट्रिगर हो जाएंगे। और हो सकता है कि अगर देखो ये लॉन्ग टर्म वाले फैक्टर जो है ट्रिगर करेंगे तो एफ तो ऑटोमेटिकली पैसा शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो फंड फ्लो जिधर होता है ना, हमें भी उधर मूव करना होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है। और इसके अलावा भी कुछ सारी सिचुएशन है, जैसे वॉर लेवल की कोई चीज़ हो गई, छोटा मोटा कोई रीजनल वॉर अगर कुछ हो रहा है, या फिर क्रूड के प्राइसेस जो हैं ऊपर बढ़ रहे हैं, क्रूड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वॉर भी नेगेटिव न्यूज़ है। क्रूड के प्राइसेस का ऊपर जाना भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसके अलावा कोई पैंडेमिक लाइक सिचुएशन हो गई, वो भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसके अलावा टैक्स की कोई रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें किसी इंडस्ट्री के लिए कोई नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री उसमें टारगेट हुई हो किसी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़, बट हम नेगेटिव न्यूज़ की बात करें कि वो पॉजिटिव न्यूज़ तो हमारे लिए फेवरेट है। मोस्टली जिन चीज़ों के बारे में पता करके रखना है वो है नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस। तो टैक्स रेट से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कोई किसी इंडस्ट्री वाले टैक्स नहीं था लेकिन उसको टैक्स में कवर कर लिया, या किसी क्रिप्टो पहले टैक्स नहीं था तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो उसमें नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया। दूसरा, जैसे कि गेमिंग सेक्टर था, गेमिंग सेक्टर में नेगेटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हो गया। तो इस तरह की कोई भी न्यूज़ या सिचुएशन है उससे मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो इन सारी सिचुएशन को, इन सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे, और 2-3-4 पॉइंट्स जब या फिर इवेंट्स एक साथ ट्रिगर होने लगते हैं ना, तो हमारे लिए वो एक इंडिकेशन है कि हम लोग उस सेक्टर से, उस इकोनॉमी से, या फिर उस कंट्री का जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो बना रखा है, मतलब अपना मान लो कि मैंने इंडियन स्टॉक्स में पैसा डाला हुआ, अब इकोनॉमी शिफ्ट नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो सैटेलाइट स्टॉक है ना वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा डिस्कशन था मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में, ये खत्म होता है। इसको डीप में धीरे करके हम लोग आगे डीप में जाएंगे, बिकॉज इतने छोटे वीडियो में इनको समझाना उतना पॉसिबल नहीं है।